जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा चलेगा। तो चले साथियों, रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, जिनको भी बिहार पुलिस का बैच परचेज करना है, आपको प्ले स्टोर से जाकर ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको बैच मिल जाएगा। बाकी बैच को कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ पर ऊपर ही आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन जैसे ही इंस्टॉल करेंगे या फिर क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि बैच को कैसे ज्वाइन करना है। तो चले इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो इसको बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था, आपको बताना है। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था 1923 में क्या हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर। तो यहाँ पर देखिए, एक दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू, दूसरा क्या होगा? चित्तरंजन दास, यानी कि CR दास। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चित्तरंजन दास। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में है GK गोखले, पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में क्या किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। स्थापना कब किया था? तो 1905 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। और साथियों ध्यान दीजिए, आज के सेट में मैथ्स और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को ऐड नहीं किए हैं, कल से आपका वो भी होगा। चलिए बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य? तो ये हो जाएगा आपका भाग 4A। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं। भाग 4A और अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल 51A में क्या है? मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां। ठीक है, और किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 3। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? चलिए बिल्कुल से आंसर बता रहे हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, महापरिनिर्वाण सूत्र भगवान बुद्ध की मृत्यु को कहा गया। और मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आता है मृत्यु कहाँ पर होती है? तो कुशीनगर में। अच्छा, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण सूत्र, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। चलिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीना। कितना हो जाएगा, 6 महीना। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। 53 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल 54 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है 123 में। तो जो भी आर्टिकल हम आपको बताते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, आपका रिवीजन होगा। चलिए आगे देखते हैं। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आता है कि सर क्लास रेगुलर नहीं हो रहा है। तो देखिए क्लास कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था और आज भी हो रहा है। एप्लीकेशन पर आपको क्लास कैसे खोजना है, जैसे कि मान लीजिए आज आपका सेट नंबर चल रहा है 3रा, तो ये आपको मिलेगा रात 8 बजे की क्लास में। और जिस दिन किरण पब्लिकेशन के बुक से आपका क्लास होगा तो वहाँ पर एप्लीकेशन पर सबसे नीचे बना होगा किरण पब्लिकेशन, तो उस सेक्शन में आपको जाना होगा। यानी कि जिस दिन किरण पब्लिकेशन का क्लास होगा उस दिन आपको वीडियो किरण पब्लिकेशन में मिलेगा और उसका पीडीएफ भी। और जिस दिन आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा वो आपको मिलेगा रात 8 बजे की क्लास में, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए किस बैंक से ऋण लिया था। इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक से। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे, तो लाला लाजपत राय पूछा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसका पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना, तो 1955 में बना था, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई कर दिया गया था 1955 में। लेकिन जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। बाद में 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ और नाम कर दिया गया एसबीआई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप लोग व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको बिहार पुलिस का नया बैच चाहिए या फिर जो भी ऑलरेडी कोर्स को खरीद लिए हैं और उनको क्लास नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। या फिर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, फ्रांस की क्रांति से। अच्छा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, जुलाई 1776 में, ठीक है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो याद रखिएगा लुई 16वां। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आता है एग्जाम में। कौन था, लुई 16वां। चलिए, भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। और देखिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है, या फिर आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो भाखड़ा नांगल परियोजना बताइए किस नदी पर अवस्थित है। तो साथियों ये सतलज नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। फिर से रिपीट कर देते हैं, गुरुत्वीय बांध में सबसे ऊंचा पूछे भाखड़ा नांगल, लेकिन देश का सिर्फ पूछे सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है आपका टिहरी बांध। रावी नदी पर कौन सा बांध है, थीन बांध। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है थीन बांध। थीन बांध का ही एक नाम है रंजीत सागर बांध, ठीक है। तो रंजीत सागर बांध या फिर थीन बांध किस नदी पर है, तो ये रावी नदी पर है। पोंग बांध पूछा जाता है किस नदी पर है, तो पोंग बांध जो है ये आपका व्यास नदी पर है। किस नदी पर है, व्यास नदी पर। चिनाब नदी पर कौन कौन सा परियोजना है, तो इस पर है दुलहस्ती परियोजना।
ठीक है, दुलहस्ती परियोजना, फिर है बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर है। साथियों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान से सुनिए। बाकी ये सब कुछ आपको बिहार पुलिस के बैच में बूस्टर जीके में नोट्स के रूप में मिल जाएगा, पूरा चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को कितने पिछड़े जिलों में शुरू किया गया? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका हो चुका है 150। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? और साथियों शाम 7:30 बजे की क्लास में आपका साइंस का क्लास चल रहा है, ठीक है, जिसमें टोटल आपका 21 सेट हो चुका है। कितना? 21 सेट, और सभी का पीडीएफ नोट्स, ठीक है, आपका अपलोड हो चुका है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बूस्टर जीके में टोटल 37 नोट्स डाल चुके हैं और स्पेशल बिहार जीके का लगभग 5 से 6 नोट्स हम डाल चुके हैं। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, आगे आपका और भी इसमें नोट्स मिलेगा। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1949 को स्वीकृत किया था और हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। द्विबीजपत्रियों में परागन में होते हैं। अब देखिए, एक होता है आपका द्विबीजपत्री और एक होता है एक बीजपत्री। तो देखिए, जिस भी पौधा या जिस भी पेड़ का पत्ता पीपल की तरह होगा, ठीक है, पीपल की तरह होगा, आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, पीपल की तरह होगा, वो होगा आपका द्विबीजपत्री। और जिसका पत्ता धान की पत्ती की तरह होगा, लंबा, ठीक है, धान की पत्ती आपने देखा होगा, लंबा होगा, वो होगा आपका एक बीजपत्री। जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का, प्याज, ठीक है, लहसुन, केला, तार, खजूर, ये सभी क्या है? एक बीजपत्री है। और जैसे कि आपका चना हो गया, चना का आपने पत्ता देखा होगा, पीपल की पत्ता की तरह होता है लगभग, तो चना हो गया, मटर, सरसों, आम, जामुन, ये सब आपका द्विबीजपत्री का उदाहरण है। और एक बीजपत्री में एक जनन छिद्र होता है। कितना होता है? एक जनन छिद्र होता है। और द्विबीजपत्री में 3 जनन छिद्र होते हैं, 2 नहीं, 2 आपको आंसर नहीं करना है, फिर से रिपीट कर देते हैं। एक बीजपत्री में एक जनन छिद्र, लेकिन द्विबीजपत्री में 3 जनन छिद्र होते हैं। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 जनन छिद्र। चलिए, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है? ध्वनि की तीव्रता को आप सभी जानते हैं, किस में मापा जाता है? तो डेसिबल यूनिट में मापा जाता है। एक है आपका डेसिबल यूनिट, डेसिबल, और एक होता है डॉप्सन, ठीक है, डेसिबल, डॉप्सन। डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई और डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता। तो भारत में स्वीकृत ध्वनि प्रदूषण स्तर की जो सीमा है वो 40 से 55 डेसिबल के बीच में है, ठीक है। अच्छा, WHO के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार जो किस डेसिबल से अधिक जो ध्वनि है वो हानिकारक है? तो 45 डेसिबल। WHO के अनुसार कोई ध्वनि अगर 45 डेसिबल से अधिक है तो वो क्या है? हानिकारक है, वो ये WHO के अनुसार है। लेकिन स्वीकार्य ध्वनि जो है 40 से 55 डेसिबल के बीच है भारत में। अगला क्वेश्चन, फैराड किसकी इकाई है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपेसिटी यानी धारिता का। चलिए आगे देखिए, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? आंसर है 22%। इसको डायरेक्ट याद रखिए। अच्छा, यूरिया में पूछे, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। इसमें कितना होता है नाइट्रोजन? तो लगभग 46%, ठीक है। यूरिया में पूछे 46%, अमोनियम सल्फेट में 22%। DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। कहाँ पर? तो बिहार पुलिस के बैच में। बैच को कैसे ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, ठीक है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, इसके लिए दिया जाता है DPT वैक्सीन, DPT वैक्सीन।
5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परिशोधित स्प्रिट। क्या बोलते हैं? परिशोधित स्प्रिट बोला जाता है। आगे देखिए, रुधिर क्या है? रुधिर यानी कि रक्त, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो रुधिर क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक। तो यहाँ पर देखिए केवल संयोजी उत्तक दिया हुआ है। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है? बताइए। एसिड रेन, इसका कारण क्या है? एसिड रेन का कारण क्या है? चलिए, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो इसका कारण हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी NO2 और SO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? चलिए बताइए, कपड़ों पर जंग के दाग को किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में भी आपका होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? बताइए, रुधिर वर्ग यानी कि रक्त जो ब्लड ग्रुप है, इसका पता किसने लगाया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। विलियम हार्वे की बात करें तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। किसका? रक्त परिसंचरण तंत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सर्वदाता रक्त समूह और सर्वग्राही रक्त समूह। तो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव जो है सर्वदाता कहलाता है, और AB पॉजिटिव जो है ये सर्वग्राही कहलाता है। ठीक है, AB पॉजिटिव सर्वग्राही, O नेगेटिव सर्वदाता। निम्नलिखित में से किस में विटामिन C की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नींबू में विटामिन C की मात्रा सबसे अधिक होती है, नींबू संतरा। ठीक है। अच्छा बताइए, कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता है? तो विटामिन C जो है दूध में नहीं होता है। डॉली एक प्रतिरूपी डैश का उदाहरण थी। ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको कराया था। किसका ये कौन था डॉली? तो भेड़ का। किसका था? भेड़ का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो कौन सी ग्रंथि है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो यह है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यहीं से वृद्धि हार्मोन निकलता है। जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब है रेखीय संवेग। क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। और यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आपातकालीन हार्मोन। तो अगर आपसे पूछे आपातकालीन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय से आप सभी जानते हैं, अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। यहाँ से निकलता है इंसुलिन। अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और अग्नाशय जो है ये आपका मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। तो अगर आपसे पूछे शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, तो यही है अग्नाशय, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। ठीक है। और इसी के बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है?
तो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान जड़त्व का माप है। अगर द्रव्यमान किसी वस्तु का बढ़ेगा तो उसका जड़त्व भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व भी घटेगा। डैश यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यह है सोनोमीटर। सोनोमीटर यंत्र जो है ये कंपन करते हुए तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सितार में जो तार होता है वो कंपन करता है, उसके लिए भी सोनोमीटर का इस्तेमाल होता है। द्रव घनत्व मापी, इसी को बोलते हैं हाइड्रोमीटर, इसी को बोलते हैं हाइड्रोमीटर, ठीक है, जो कि जल के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। अच्छा, वायु की आर्द्रता को कौन मापता है? तो हाइग्रोमीटर। तो अगर पूछे कि वायु के आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। और जल का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। रक्तदाब मापी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, और इससे क्या मापा जाता है आप सभी जानते हैं? ब्लड प्रेशर। विद्युत मापी, इसको बोलते हैं एमीटर इंग्लिश में। ये सब हिंदी में नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो हिंदी नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? आंसर है नाइट्रोग्लिसरॉल का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ये बिल्कुल आपका सही है, 1951 से 56, ठीक है। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर दिया हुआ है 1961 से 66, यही आपका गलत है, ऑप्शन ए। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 वर्षों तक चला था, ये आप सभी जानते हैं, जो कि 1974 से लेकर 1978 तक चला था। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। बाकी आठवीं यहाँ पर 1992 से 97 बिल्कुल सही है। 11वीं 2007 से 12, ये सब आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन ही आपका क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? तो गठबंधन का मतलब होता है दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 356 में दिया गया है, जो कि राज्य में लगता है, और 6 महीने के लिए ये होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन को और अधिक समय के लिए बढ़ाना है तो इसके लिए संसद में प्रस्ताव पारित करके फिर 6 महीने से अधिक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितना लंबा समय तक चल सकता है? तो यह अधिकतम 3 साल के लिए। कितना? अधिकतम 3 साल के लिए, ठीक है। तो 356 राष्ट्रपति शासन है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि देश में 3 बार लागू हुआ है, ये कई बार बता चुके हैं, और 360 में वित्तीय आपात है, जो कि 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। आगे देखिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, और ये हुआ था अकबर तथा हेमू के बीच में। तीसरा हुआ था 1761 में, मराठा और अफगान के बीच में। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी में। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर है लाला हरदयाल। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ठीक है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में। श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करें तो इंडिया हाउस की स्थापना किया था इन्होंने
1905 में पूछा जाता है। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? यह है भूमध्य रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है। आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है नागपुर। क्या है? नागपुर। आगे देखिए, एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कौन सा है? यानी एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है, क्या है? देखिए, एक होता है एल्केन, यहां पर सब लिख देते हैं। एक है एल्किन, फिर है एल्काइन, और यहाँ पर कौन कौन सा संतृप्त है, कौन कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है पूछा जाता है। तो एल्किन और एल्काइन ये दोनों जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्केन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कितना होता है? सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन में। एल्किन में क्या होता है? एल्किन में होता है डबल बॉन्ड। एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन आपका क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दोनों क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है। एल्किन का क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए एल्किन का लिख देते हैं CnH2n, ये है एल्किन का। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2, ये एल्काइन, ये एल्किन और ये आपका एल्केन। तो इसको अच्छा से एक बार देख लीजिए आप लोग। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या प्रयुक्त होता है? तो ये बेंजोइक एसिड का इसमें इस्तेमाल होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? देखिए, हैलोजन को रखा गया है पीरियोडिक टेबल में वर्ग नंबर 17 में। किस में रखा गया है? वर्ग नंबर 17 में रखा गया है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आता है। और 18 में क्या रखा गया है? नोबल गैस को। ठीक है, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सभी क्या है? आपका आर्गन गैस है, जो कि 18 में रखा गया है। 17 में रखा गया हैलोजन। तो सबसे अधिक जो है ये आपका फ्लोरीन है। क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील क्या है? फ्लोरीन है, ध्यान रखिएगा। और ये सब सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक भी है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला भी कौन है? तो फ्लोरीन है। अच्छा, अगर आपसे पूछे सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? तो क्लोरीन की। दोनों आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? यहां पर देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन पूछे, फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला पूछे, फ्लोरीन। सर्वाधिक आयनन विभव वाला पूछे, फ्लोरीन। ठीक है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला पूछे, क्लोरीन। अच्छा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछे तो पोटेशियम। धातु में पोटेशियम। ठीक है। बताइए, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन सा होगा? तो एक होता है कृत्रिम रबड़ का बहुलक, जो कि है नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन यहाँ पर लिख देते हैं। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं बहुत पहले। नियोप्रीन ये कृत्रिम रबड़ का बहुलक है, और जबकि आइसोप्रीन जो है ये प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? यानी गाय का दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो ये बता चुके हैं, कैरोटीन के कारण। केसिन के कारण क्या होता है? गाय के दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा। दूध को दही में बनाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है। तो चलिए साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज के सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, आपको क्या करना है? सबसे पहले प्ले स्टोर से इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो बाय नाउ करके इस बैच को
परचेज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैसेज कीजिए। और बैच में आपको क्लास मिल जाएगा, डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिल जाएगा, फुल डिस्कशन के साथ में। दोनों क्लास का PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। आपको छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। आपको बूस्टर नोट्स मिल जाएगा, यानी कि क्लास में जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसके साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी आपको नोट्स मिल जाएगा 1 लाइनर में। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा। मात्र 139 में आप लोग ये सब ले सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, तो अगर आपको बिहार पुलिस की तैयारी करना है तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।